बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंग्लो सेक्सन पीरियड एंड द मिडल एजेस। एंग्लो सेक्सन पीरियड हम पहले ही इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कल के पिछले हमारे लेक्चर में कि एंग्लो सेक्सन पीरियड या फिर डार्क एजेस का जो टाइम था वो क्या था। तो अगर आप लिटरेचर की हिस्ट्री पे देखें तो अब आप ये देखें कि एंग्लो सेक्सन पीरियड या डार्क एजेस 670 से 1066। इससे नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसे हम मिडल एजेस भी कहते हैं, मिडीवल एज या मिडीवल एजेस या मिडीवल टाइम्स भी कहा जाता है। उर्दू में इसे कुरून वस्ता कहा जाता है। तो ये हिस्ट्री में शुरू होता है 1066 से लेके 1500 तक रफली। बाज़ औक़ात 1500 तक कहा जाता है, बाज़ औक़ात 1450 तक कहा जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे सामने ये 1066 तक है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो डेट बनेंगे ये 1066, ये 1 एक एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास। अब हुआ ये कि इंग्लैंड पे 1066 में फ्रांस से एक बादशाह आया, उसका नाम था विलियम द कनकरर। उसका नाम था विलियम द कनकरर, विलियम फ्रॉम नॉर्मैंडी उसे कहते थे। उसने इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया 1066 AD में, और वहाँ से इंग्लैंड में जो शुरू होता है टाइम पीरियड उसे हम कहते हैं द मिडल एजेस और द एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन नॉर्मैंडी उस वक्त फ्रांस का नाम था। तो उस वक्त बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी, 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी। इससे ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रोमिनेंट डेट से मिडल एजेस या एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट होती है। तो उसका आंसर ये है कि द एंग्लो नॉर्मन एज in English literature and history begins with the Norman conquest of England in 1066 AD at the hands of William the Conqueror. William the Conqueror at the Battle of Hastings. Battle of Hastings. इसमें 2-3 questions जो हैं वो बन जाएंगे। अगर आप इस पीरियड को देखें तो इसकी हिस्ट्री पे हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे ज़रा बाद में आते हैं। इससे पहले हम ये देख लें कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडल एजेस जो है वो लिटरेचर में कहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि द मिडल इंग्लिश पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन द 4.5 centuries between the Norman conquest of 1066 and about 1500, when the standard literary language became recognizable as modern English. ये वो पीरियड है जिसके एंड पे जाके, शुरू में नहीं, इस पीरियड के एंग्लो नॉर्मन पीरियड के एंड में जाके इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इस्टेब्लिश हुई। इससे पहले इंग्लिश का बतौर लैंग्वेज वजूद मौजूद नहीं। इसमें एक बात तो होगी लैंग्वेज की, कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के आप स्टूडेंट्स हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इससे पहले सिर्फ रिलीजियस राइटिंग्स होती थी। एंग्लो सेक्सन एज में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि किंग एल्फ्रेड द ग्रेट था और एल्फ्रेड प्रीस जो थे वो ज़्यादातर रिलीजियस राइटिंग्स की तरफ जाते थे, रिलीजियस राइटिंग्स थी। तो इसमें क्या हुआ, इसके भी एंड की बात कर रहे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी ने फर्स्ट ग्रेट एज थी जिसमें सेक्युलर लिटरेचर, जिसे असल लिटरेचर कहा जाता है, वो प्रोड्यूस किया। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जेफरी चौसर की द कैंटरबरी टेल्स है और द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, और एक एनोनिमस है अननोन राइटर की सर गेवाइन एंड द ग्रीन नाइट एंड टॉमस मेलोरीज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जी कि टॉमस मेलोरी ने मॉर्टर डी लॉ डी आर्थर लिखी थी। ये इसका मतलब है लेजेंड्स ऑफ किंग आर्थर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मॉर्टर लॉ डी आर्थर जो था वो किसने लिखी थी। ये एक वर्क जो है वो टॉमस मेलोरी का, ये क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट इसमें से जो देखने वाली बात है कि इसमें ड्रामास भी लिखे जा रहे थे। डोमिनेंट जॉनरा जो इस एज का था वो पोइट्री था,
और उसके साथ साथ ड्रामा इमर्ज होने लगा। ड्रामा भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस एज में, मिडीवियल एज में, ड्रामा कैसे इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पे इसमें से एक हिंट है कि चर्च में प्लेस होते थे, वो इंस्ट्रक्ट करते थे इलिटरेट मैसेस को इनटू मॉरल्स एंड रिलीजन और मोरालिटी को टीच करने के लिए प्लेस शुरू हुए इस एज में। शिवलरिक कोड ऑफ ऑनर, रोमांसेस एंड रिलीजियस डिवोशन, उस एज की जो स्पिरिट थी वो शिवलरिक कोड ऑफ ऑनर था, यानी बहादुरी, नाइट्स का कॉन्सेप्ट था। ये चीज़ें जो थी ये एक चीज़ थी। फिर रोमांसेस लिखे जाते थे, लव सॉन्ग्स लिखे जाते थे और रिलीजियस डिवोशन शो किया जाता था हर बार। स्टाइल और जॉनरा जिसमें अगर आप देखें तो इस एज में भी पिछली एज की तरह स्टार्ट में ही इन द बिगिनिंग तो ओरल ट्रेडिशन ही चलता रहा। फिर इसमें फोक बैलेड्स शुरू हुए। यहाँ पे बैलेड आप समझते, स्टोरी बैलेड की, अच्छा पोइट्री की हमने टाइप्स भी डिस्कस करनी है कि बैलेड क्या होता है और जो है वो क्या कहते हैं इसको, इसकी एपिक कौन सी पोइम होती है, एपिक कौन सी होती है, बैलेड क्या होती है और हाइको क्या है, ये सारी पोइम की टाइप्स भी इसमें आएंगे। तो ये जो बैलेड्स लिखे जाने लगे, बैलेड होती है स्टोरी, डायलॉग टाइप एक होती है स्टोरी जो सुनाने के लिए वो गाना गाया जाता है, लिरिकल क्वालिटी इसमें होती है। अच्छा जी, फिर है मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज, इस दौर में शुरू हुए। स्टोरीज़ जो थी वो मोरालिटी से मुताल्लिक होती थी। देन इफ़ेक्ट क्या था? इफ़ेक्ट ये था कि जी चर्च इंस्ट्रक्ट करता था लोगों को मोरालिटी एंड मिरेकल प्लेज से, और पोइट्री भी डायडेक्टिक होती थी। और इसमें एक हिस्टोरिकल बात ये है कि क्रूसेड्स ब्रिंग द डेवलपमेंट ऑफ मनी इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रिटेन। ट्रेडिंग इंक्रीज ड्रामेटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रूसेड्स। क्रूसेड कहते हैं जी सलीबी जंग को। इस ज़माने में ही मिडीवियल एज में ही सलीबी जंगें शुरू हुई और ये सन 1000 से ही ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी, जब मुसलमानों पे और ईसाइयों की ये सलीबी जंगें हुई। सलाउद्दीन अयूबी और रिचर्ड द लॉयन हार्ट वाली बातें आपको याद होंगी हिस्टोरिकली। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट है विलियम द कॉन्करर क्राउन किंग इन 1066, और इसमें ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डोम्सडे बुक है जी, इसका भी जिक्र आएगा। डोम्सडे बुक लिखी गई। डोम्सडे बुक होता था कि जिसमें सारे प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड था इंग्लैंड में, लंदन के लोगों का। तो ये पहली रजिस्ट्री टाइप की वो चीज़ थी। उसके बाद एक ये नेक्स्ट बुक आप देखें, ली मॉर्टर डी आर्थर, ये टॉमस मैलोरी की जो हम पहले देख चुके हैं, और फिर जेफरी चौसर इसमें एक बड़ा नाम आता है। एंग्लो नॉर्मन एज की आप लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटीज़ देख लीजिए। पहली ये कि स्टार्टिंग फ्रॉम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 फ्रेंच इन्फ्लुएंस बिगिंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम वेयर डज द फ्रेंच इन्फ्लुएंस बिगिन। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो इस वजह से शुरू होता है कि विलियम द कॉन्करर जो था वो फ्रांस से था, नॉर्मन था, नॉर्मेंडी से था। तो उस वक्त फ्रांस का नाम नॉर्मेंडी होता था। तो जाहिर है जिस तरह हमारे यहाँ आजकल इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है और डोमिनेंट इंग्लिश है, इस वजह से है कि हमने 200 ईयर्स तक वी हैव रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश, अंडर द इंग्लिश पीपल। तो इसीलिए क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो फ्रेंच के कॉलोनी रहे थे, उसके कंट्रोल में रहे थे, उसके कब्ज़े में रहे थे, तो इस वजह से इंग्लिश लिटरेचर पे भी जो है वो फ्रेंच लिटरेचर का असर था और फ्रेंच लैंग्वेज का असर था। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ड्रामा इज़ ऑल्सो स्टार्टेड इन दिस एज। ठीक है जी, ड्रामा की जो बिगिनिंग है, ऑल्दो कि ड्रामा पे हमारा लेक्चर कल होगा, लेकिन ड्रामा पे आप देख लें कि ये भी इसी एज में शुरू हो रहा। फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द क्लर्जी। अब ये दो बातें थी। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो नोबिलिटी जो होती थी, अमीर लोग थे, कोर्ट में बादशाह से मुताल्लिक जो लोग थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, अरिस्टोक्रेसी के लोग थे, वो बोलते थे। और जो लैटिन थी वो लैंग्वेज ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी कहते हैं जी रिलीजियस पीपल को, पादरियों वगैरह को, पोप्स को, कार्डिनल्स को। तो चर्च की लैंग्वेज लैटिन थी, और जो कॉमन मैन था वो एक लैंग्वेज सी बोलते थे जिसे इंग्लिश बड़े अरसा बाद में इंग्लिश कहा जाने लग गया, चौसर के यूज़ के बाद। अदरवाइज़ उसका नाम भी शायद इंग्लिश नहीं था, वो कॉकनी टाइप की थी और बस लोग उसको बोलते थे और उसको बोलने वाले को पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता था, लो ग्रेड के लोग वो लैंग्वेज बोलते थे। अच्छा जी, लिटरेचर में क्या हुआ कि सबसे पहले फ्रेंच रोमांसेस लिखे गए, लॉन्ग रोमांटिक पोइम्स होती थी
फ्रेंच स्टाइल पे वो इंग्लिश में उसकी कॉपी शुरू कर दी गई एंड दे गॉट पॉपुलैरिटी। स्टोरी एलिमेंट अबाउट हीरोज एंड मिथ्स, कुछ हीरोज और मिथ्स से मुतालिक इसमें स्टोरी एलिमेंट जो था वो मौजूद होता था। एंग्लो-नॉर्मन पोइट्री बिगेन विद द फ्रेंच एंड लैटिन बोरोड रोमांसेस। तो एंग्लो-नॉर्मन पोइट्री की जो बिगिनिंग है वो फ्रेंच और लैटिन बोरोड रोमांसेस से शुरू हुई थी। फिर नॉर्मन नथिंग कॉमन इन एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन पोइट्री। एंग्लो नॉर्मन पोइट्री में और एंग्लो सैक्सन पोइट्री में कोई एक चीज़ भी कॉमन नहीं पाई जाती। उसके बाद है जी ओल्ड पोइट्री वॉज डिसअपीयर्ड कम्प्लीटली, जो एंग्लो सैक्सन एज की थी। मिरेकल एंड मिस्ट्री वर्किंग प्लेस स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये जो वर्ड मिस्ट्री आपके सामने आ रहा है इसका मतलब है वर्किंग क्लास, बिकॉज द प्लेस वर बीइंग परफॉर्म बाय द वर्किंग पीपल, इस वजह से इसको मिस्ट्री प्लेस कहा जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो विलियम लैंगलैंड का एक नाम है, ये भी एक पोइट था, 1332 से 1392 तक था। जॉन गॉवर एंड जेफरी चॉसर, ये आपके सामने हैं, ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं एंग्लो नॉर्मन एज के। और भी बहुत से नाम हैं लेकिन वो बहुत प्रॉपर इम्पोर्टेंट नहीं है और उनका नाम फिर तारीख से मिट भी गया कि उनके पब्लिश्ड वर्क हमारे पास नहीं मिलते। विलियम लैंगलैंड के बारे में आप देख लें कि जी वो एलेग्रिकल पोइट था, ही वो सैट्रिकल सेटायर करता था, फॉन्ड ऑफ फ्यूडलिज्म। उस वक्त 3 इंस्टीट्यूशंस पाए जाते थे, एक फ्यूडलिज्म था जो हम डार्क एजेस में पढ़ चुके हैं, फ्यूडलिज्म था, शेवलरी थी और चर्च था। 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस इदारे थे, फ्यूडलिज्म, शेवलरी एंड चर्च। जॉन गॉवर को देखें जी, ही वाज अ ग्रेट स्टाइलिस्ट, कंटेम्प्रेरी ऑफ चॉसर, हैड ग्रेट फ्रेंच इन्फ्लुएंस। कन्फेशन अमेंटस इसकी एक पोएम है, कन्फेशन अमेंटस। इसकी जो है विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि विलियम लैंगलैंड जो है वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, किस एज से बिलोंग करता है, तो वो एंग्लो नॉर्मन एज से बिलोंग करता है। कौन सा वो पोएम था, एलेग्रिकल था और सेट्रिकल था और फ्यूडलिज्म, फॉन्ड ऑफ फ्यूडलिज्म था। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज फॉन्ड ऑफ फ्यूडलिज्म, तो इसमें विलियम लैंगलैंड का नाम आ जाएगा। इसकी ये बड़ी मशहूर पोएम है, अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। अ विजन या द विजन्स भी है कुछ जगह पे इसका नाम, द विजन, अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। तो इसमें से ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप लोग किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसका इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, कि जिस तरह ये अभी आपके सामने है मैं बना रहा हूँ। जॉन गॉवर देखें जी, ये भी एंग्लो नॉर्मन टाइम से या मिडीवियल टाइम से या मिडल एजेस से बिलोंग करता है। वो स्टाइलिस्ट था, उसका एक बेहतरीन स्टाइल था, कंटेम्प्रेरी ऑफ चॉसर था, हैड ग्रेट फ्रेंच इन्फ्लुएंस। अब इस पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस था और इसकी जो पोएम है उसका नाम है कन्फेशन अमेंटस। क्या नाम है जी, कन्फेशन अमेंटस, कन्फेशन अमेंटस उसकी पोएम का नाम है। फिर हम आ जाते हैं जी जेफरी चॉसर पे। चॉसर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस इस पर कुछ बने हुए वो मैं इसके साथ ही वीडियो के साथ ही शेयर कर दूँगा। फर्स्ट ह्यूमरस था, इसमें कोई मॉरल और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हमें इसकी पोइट्री में नहीं मिलते, सिंपल सी बातें हैं। और दूसरी बात ये कि ही इग्नोर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट है जी सुप्रीम स्टोरी टेलर था वो, उसकी जो स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी थी दैट वाज एनॉर्मस, ह्यूज, एंड इन्वेंटेड राइम रॉयल एंड चॉसेरियन स्टेंजा। उसने जो इन्वेंट किया था वो क्या था, जो स्टेंजा वो यूज़ करता था उसे राइम रॉयल या चॉसेरियन स्टेंजा कहा जाता था। ही वाज द फर्स्ट वन हु यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज एज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम। इसे फादर ऑफ इंग्लिश को पोइट्री भी कहा जाता है। शोज़ कंप्लीट इंडिफरेंस टू द कॉमन सफरिंग्स। अब इसमें कॉमन सफरिंग इस वजह से नहीं है कि इसके ज़माने की एक मशहूर चीज़ ब्लैक डेथ थी और पेजेंट्स रिवॉर्ड थी, उन दोनों का जिक्र इसकी पोइट्री में हमें नहीं मिलता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि ये अरिस्टोक्रेट था, दरबार से ताल्लुक़ रखता था, अमीर आदमी था, रॉयल्टी अरिस्टोक्रेसीज था में शुमार होता था, तो इसे कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ही रोट ओनली फॉर द कोर्ट एंड द कल्टिवेटेड क्लास। दरबार के लिए और अमीर और पढ़े लिखे जो लोग थे उन्हीं के लिए ये लिखता था। द कोर्ट कंपेनियंस एंड हिज फ्रेंड्स वर हिज ऑडियंस। अब उसकी ऑडियंस कौन थे जी, दरबारी लोग जो बादशाह के दरबार में थे। ही इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने इंग्लिश लैंग्वेज
का में को बहुत इम्प्रूव किया। ज़ाहिर है उससे पहले कोई भी इम्पोर्टेंट आदमी इंग्लिश को यूज़ ही नहीं कर रहा था, लिख ही नहीं रहा था। ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम इसे फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। 3 पीरियड्स ऑफ पोएटिक जीनियस। अब इसकी जो पोइट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। पहले जो उसने पोइट्री लिखी वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस पे है, दूसरी इटालियन इन्फ्लुएंस पे है, और लास्ट उसका जो फेज था वो प्योर इंग्लिश पीरियड हम उसे कहते हैं। और किसी क्रिटिक ने उसके बारे में क्या ज़बरदस्त बात की कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज अ लैंग्वेज, उसने इसको छोड़ा था। चौसर के बाद की जो एज है उस एज को हम कहते हैं इट इज़ नोन एज द बैरन एज, क्योंकि उसके बाद उस जैसा जीनियस पैदा नहीं हुआ था। 2 टाइप्स ऑफ पोइट्री थी जी, चौसर की टाइप की थी या फिर कॉमन स्टाइल में। 2 टाइप्स ऑफ पोइट्स इन 15th सेंचुरी, इमिटेटर्स एंड रिक्रिएटर्स थे। उस ज़माने में इमिटेट करते थे लोगों को। एक टाइप तो वो थी कि जो जस्ट कॉपी पेस्टिंग वाला काम करते थे, और एक थे जो रिक्रिएट, कुछ ज़रा बेहतर थे। फिर यहाँ पे ब्लैक डेथ से भी पढ़ लीजिएगा। ब्लैक डेथ ताउन को, प्लेग को कहते थे। इसमें चौसर के ज़माने की इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ही वाज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड लिटरेचर। उसके ज़माने में वॉर ऑफ रोजेज़ भी लड़ी गई थी बिटवीन यॉर्कशायर एंड लंकाशायर फैमिली। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वॉर ऑफ रोजेज़ किन किन के दरमियान लड़ी गई। फिर उस एज में पैट्रोनेज वॉज लैकिंग इन द एज आफ्टर चौसर, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट। चौसर के बाद का जो बैरन एज है वो इस वजह से भी है कि कोई पैट्रन्स नहीं थे, अनार्की थी। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, चौसर लैक सब्लिमिटी, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। अब ये मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है। मैथ्यू आर्नल्ड वॉज अ ग्रेट क्रिटिक। Then Chaucer coined new words and imported many words from French and Italian language. The age after Chaucer, 15th century, was not wholly barren. Poetry declined, so theatre emerged. अब एक जॉनरा देखें डिक्लाइन का शिकार हुआ है, तो दूसरा जो जॉनरा है वो राइज कर रहा है, जो थिएटर है, जो ड्रामा है। अब यहाँ पे इसके वर्क्स हैं, ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस के, ये आप पढ़ लें, ये इटालियन इन्फ्लुएंस है, और ये दूसरे उसके वर्क्स आ रहे हैं चौसर के। तो दी रेनेसांस। चलिए जी, इस तक ही आज हम अपना इसको वाइंड अप करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो बस इसी पे ही हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को भेज देता हूँ हमारे जो आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो फिर मैं अभी आप लोगों को इसके साथ ही भेज देता हूँ। विद दिस वी एंड द क्लास।